एडियन से मैं हूं आकाश न्याजी। जिला गुजरात जो है इसकी बार का शुमार पंजाब की अहम तीन बार्स में होता है और इसमें आजकल नौजवान वकला जो है अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम गुजरात बार में हाता कचहरी में मौजूद है और इस वक्त सैयद अमार खैदर टीपू शाह जो है हमारे साथ मौजूद हैं। उनके ऑफिस में सैयद अमार खैदर टीपू शाह इस वक्त जो है जिला गुजरात के उन नौजवान वकला में शामिल हैं जो कि लोगों को इंसाफ दिलाने में मेरिट पर अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इस नौजवान वकला के उस्ताद मोहतरम कौन थे और किस तरह ये इस फील्ड में आए, किस इलाका से इनका तल्लक है, इसकी पूरी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। जी सर। जनाब आकाश न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आप आए और आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं जनाब मदीना सईदा से बिलोंग करता हूँ, गुजरात से, और वकालत का आगाज़ जो है वो मैंने लाहौर से किया था। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद फरहाद अली शाह साहब, वो इस टाइम प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं और वकालत में एक बड़ा नाम है। मेरे वो आइडियल हैं, मैंने उन्हीं से सीखा और उनसे सीखने के बाद फिर मैं अपनी मदर बार गुजरात बार में आया और यहाँ पे मैं फ़ौजदारी वकालत कर रहा हूँ अभी। अच्छा, ये बताइएगा कि टीपू साहब के यहाँ पर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कुछ वकला पूरे पंजाब में पाकिस्तान में भी हैं, जी उन्हें बड़ी शोहरत हासिल की और आप भी नज़र आते हैं। आप आवाम के बड़े पसंदीदा हैं क्योंकि आप लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए एजुकेट भी कर रहे हैं कानून के बारे में भी, और जो ख़ास तौर पर लोगों को लाइल्मी होती है कानून के बारे में हमारी आवाम नहीं जानती। जी। तो ये जो स्टेप आपने लिया इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं वाज़ह करता चलूँ कि सोशल मीडिया पे जो कुछ वकला साहबान हैं, वो जो कंटेंट बना रहे हैं, जिनका कोई कंटेंट है, उनको हम कहते हैं टिकटॉकर। ठीक है। मेरा एज़ इट इज़ अभी इस तरह का कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है। मैं अगर कोई वीडियोज़ लगाता हूँ सोशल मीडिया पे, तो वो मेरे हल्का अहबाब के लिए हैं ठीक है। और अपने दोस्तों के लिए हैं या मेरी अपनी ज़ात के लिए हैं। ठीक है। मेरा कोई टिकटॉक पे अभी कोई कंटेंट नहीं है। मैंने कोई ऐसा चैनल नहीं बनाया हुआ। मैं एक प्रोफ़ेशनल लॉयर हूँ और मैं वकालत को इबादत समझ के करता हूँ और मेरा फुल टाइम फ़ोकस जो है वो प्रैक्टिस पे है। ठीक है। तो मेरा ओढ़ना बिछोना, मेरी मुकम्मल तरजीहात जो हैं वो वकालत में है। मेरा जो प्रोफ़ेशन है वो मेरा पैशन है और मैं वकालत में ही जो है ना मसरूफ़ हूँ। ठीक है। इसके अलावा मेरा कोई कारोबार नहीं, ना ही मैं करना चाहता हूँ। ठीक है। एक बात मैं अपने हवाले से बता देता हूँ, मेरे 3 बड़े भाई वो इस टाइम अमेरिका में हैं। वालिद और वालिदा जो हैं वो भी 6 महीने अमेरिका और कभी ठीक पाकिस्तान है। आते-जाते रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तान। ओवरसीज़। लेकिन ये है कि मेरे जानने वाले दोस्त, भाई सब ये कहते हैं कि आप भी अमेरिका शिफ्ट हो जाओ। लेकिन मैं इस वकालत से इतना कि प्यार करता हूँ कि मैं इसको छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाना चाहता। मेरा ख़्याल है कि शायद और भी पाकिस्तानी होंगे मेरी तरह, लेकिन वाहिद पाकिस्तानी आपके सामने बैठा है, जो पाकिस्तान को छोड़ के दूसरा मुल्क नहीं जाना चाहता। वेरी गुड। मैं पाकिस्तान में रह के वकालत करना चाहता हूँ और जब तक साँस है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं वकालत करूँगा। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़िला गुजरात जो है, क्योंकि मैं एक बतौर क्राइम रिपोर्टर काम करता हूँ, जी, 25 थाने हैं। 25 थानों में रोज़ाना 10-10 मुकदमे भी दर्ज हों तो 2 जी, 250 मुकदमा दर्ज होता है। जी, जी। हर तरह के पुलिस मदय्यत में दूसरे। तो आप क्या देखते हैं कि ज़िला गुजरात में आप क्योंकि अदालतों के ज़रिए आपको क्राइम किस तरह का नज़र आया ज़िला गुजरात का? देखें, क्राइम की रेशो जो है वो नए अदारे बनने की वजह से बहुत कम हुई है रेशो। सीसीडी जो उसका नाम भी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो वाक़ई ही क्राइम को कंट्रोल कर रही है। पंजाब पुलिस भी जो है वो भरपूर इसमें कोशिश कर रही है, पुलिस का भी है। लेकिन एक बात जो है वो क्रिस्टल क्लियर है, जो बात हकीकत है कि पुलिस को टारगेट भी दिया जाता है कि आपने 10 पर्चे देने हैं। हुँ। जिसमें आपने कोई बिग सीज़र देना पर्चा, आपने कोई माइनर पर्चे देने हैं, उनको हदायत की जाती है कि आपने इतने पर्चे देने हैं। हुँ। ये चीज़ गलत है। ठीक है। इसमें कई बेगुनाह शहरियों के ऊपर भी एफ़आईआर्स हो जाती हैं। हुँ। फिर उसके खाता पूरे करने कॉन्सिक्वेंसेस, के लिए। हाँ, उन्होंने अपना खाना पूरी करनी होती है, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कि पुलिस ने अपनी एफ़िशिएंसी दिखानी है, हुँ। कि हम बड़ी कारकर्दगी कर रहे हैं। ठीक है। इस चीज़ को मैं कंडेम करता हूँ। अदरवाइज़ गुजरात पुलिस और पंजाब पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके पास जिस तरह आपने बताया कि फ़ौजदारी मुकदमात को आप जी, ज़्यादा डील कर रहे हैं, जी। तो फ़ौजदारी मुकदमात के हवाला से आपके पास अहम कोई केसेस का गुज़श्ता दिनों कोई फ़ैसले हुए हों? केसेस तो मेरे पास काफ़ी चल रहे हैं, इस टाइम जो है वो पेंडिंग है कोर्ट में। ठीक है। तो कुछ में ट्रायल चल रहा है, कुछ बेल स्टेज पे हैं। गैंग रेप केस है, उसके बाद डबल मर्डर केस है। एक वालदा ने अपने दोनों बच्चे, कमसिन बच्चे जो हाँ, हैं वो कत्ल कर दिए थे। बिल्कुल। उसमें भी मैं उसमें लॉयर हूँ हुँ। और काफ़ी सारे केसेस हैं इस तरह जो चल रहे हैं अभी।
तो जो फ़ैसला हुआ है वो रिसेंटली एक फ़ैसला हुआ है, मुज़फ़्फ़र शाह बनाम सरकार केस था, हम्म, तो उसमें जो है वो पनिशमेंट करवाई, ठीक है। 4 साल सज़ा हुई, 20,000 रुपया जुर्माना हुआ। हम्म, तो उसमें कंप्लेनेंट जो है वो सेशन कोर्ट का अमला था। हम्म, रिसेंट केस जो है एक वो हुआ है, और उससे पहले जो एक बंदे को बरी करवाया 489 एफ केस में, हम्म, अख्तर अली बनाम सरकार टाइटल था, 12 लाख का उसके ऊपर एलिगेशन था, और वो प्रूफ किया कि भाई वो इनोसेंट था कोर्ट में, ठीक है। तो वो बरी हो गया। तो सर लफ्ज़ एफआईआर, जी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जी बाज़ाहिर कहा जाता है कि ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और कागज़ का एक टुकड़ा है। जी गरीब आदमी का शिकंजा इस पे आ जाए तो वो तो सजाए मौत फंदे पे भी चढ़ जाता है, हम्म, और जो अमीर आदमी है उसके लिए एफआईआर कागज़ का टुकड़ा ही रहती है। वही एसएचओ उधर बैठकर उसकी ज़मानतें भी ले लेता है। एफआईआर के बारे में लोगों को समझाएं, ये है क्या? देखिए जी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट है, ये सीआरपीसी का सेक्शन 154 इसको डील करता है। किसी भी इंसिडेंट का कोई भी अगर मामला हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे के साथ हुआ है उसी ने ही जाके इतला देनी है। हम्म, जो भी शख्स किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुतालिक जाके रिपोर्ट बताएगा, इतला देगा थाने में कि फ़लाँ जगह पर ये मामला हुआ है, हम्म, इस तरह का ये हैपन हो गया वहाँ पे। ठीक है। तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन देगा, पुलिस ड्यूटी बाउंड है उसको लिखने की। ठीक है। एसएचओ ने उसको राइट डाउन करवाना है। हम्म, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जो लॉ का मोशन है इसको सर्कल में रहना चाहिए, हम्म, और कोई भी क्राइम कहीं पे कमिट हो रहा है फ़ौरन उसकी इतला दें, 15 पे हम्म, कॉल करें, उसके बाद पुलिस में जाके थाने में जाकर रिपोर्ट करवाएं, और लॉ को एक मोशन जो है इसको ये सर्कल चलता रहना चाहिए। ठीक है। और जो आपने बात की कि ये पीस ऑफ पेपर है, ये मैं समझता हूँ कि ये पीस ऑफ पेपर नहीं है। इसी की बेस पे इसी एफआईआर ने सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। आपको आपने इधर ट्रायल फेस किया, इवन आप एपलेट कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपने इसी पेपर की बेस पे जाना, आप इससे फिर बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, लेकिन शाह साहब जब पुलिस चाहती है, हम देखते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन मिलके मुकदमा खारिज कर देता है। देखें, हाँ, तो कहाँ गई वो कोर्ट हाँ, और कहाँ गया सब कुछ? लेकिन वो लैक ऑफ एविडेंस, देखें पुलिस के पास अख्तियारात हैं, हम्म, कुछ मामलात में पुलिस के पास अख्तियारात हैं, अगर उनके पास वो समझते हैं कि भी लैक ऑफ एविडेंस है, इसमें ये आगे नहीं चल सकता, ये कोर्ट का टाइम ज़ाया होगा, पुलिस का भी वक्त ज़ाया होगा, तो वो उसके उनके पास अख्तियार है कि वो उसकी डिस्चार्ज भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर उन्होंने एरिया मजिस्ट्रेट के पास लेकर आना, ठीक है। वो खुद से उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। एरिया मजिस्ट्रेट साहब के पास लेके आना, अगर वो सेटिस्फाई है कोर्ट, डिस्चार्ज की कोर्ट में ही होनी है। ठीक। तो शाह साहब एक गरीब आदमी पे जिस तरह हमारे यहाँ देखा है, कत्ल तक के जी मुकदमात में 12-12, 14-14 मुलजमान को नामजद कर दिया जाता है। जी मदई को भी पता होता है कि एक ही हमारा मुलजम है, तो वो जो बाकी 11 हैं उनको उससे निकलने के लिए अपनी जिंदगियां तबाह करनी पड़ती हैं, बीवियों के जेवर मवेशी सब कुछ बेचना पड़ता है। ऐसा क्या कानून में नहीं है कुछ कि बेगुनाह फौरी तौर पर बेगुनाह हो जाए? देखें, प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी, क्लाइंट कहते हैं कि भी हम आए हैं, कोई तारीख ना पड़े, आज ही फैसला हो जाए, हम्म, ऐसा मुमकिन नहीं है, चूँकि लॉ में एक प्रोसीजर है, हमने उसको अडॉप्ट करना है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के बाद फिर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, बेल स्टेज, फिर ट्रायल स्टेज, एविडेंस, फाइनल आर्गूमेंट्स, इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए टाइम लग जाता है। हम्म, अक्सर एक जो है वो पिटिशनर साइड से नहीं तो दूसरी साइड से जो लॉयर डेट ले लेंगे, एडजर्नमेंट आ जाएगी, दोनों तरफ से जो है इसमें तख़ीर होती है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि मर्डर केसेस के हवाले से, चूँकि इसको मैं मोस्टली डील कर रहा हूँ, तो पुलिस जो है वो मेरे ज़ाती जो पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मर्डर केसेस में पुलिस जो मेरिट करती है, बिल्कुल। मेरिट करती है, क्योंकि अगर वो उसमें बददियानती से काम करती है पुलिस, तो वो भी उस कत्ल में बराबर के शरीक होंगे। ठीक है। मैंने अपने इस दौर में जो मेरा एक्सपीरियंस है वकालत में, जब से मैं आया हूँ, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। मैंने जो आज तक बात नोट किया, पुलिस ने मर्डर केसेस में मोस्टली जो है ना वो मेरिट किया। सर पुलिस की मदईयत में या सरकार की मदईयत में जो मुकदमात हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, मंथली बेस पर भी, रोज़ाना की बुनियाद पर, जी जी जिसमें चरस की बरामदगी, असला की बरामदगी, फलां कार सरकार मदाखलत, तो वो लोगों की ज़िंदगियां तबाह करने में सरकार की मदईयत ज़्यादा रोल नहीं अदा कर रही, वो खुद ही मदई बन जाता है। मज़े मैंने देखा कि मदई भी ASI फलां, तफ्तीशी भी फलां,
और माशाल्लाह वही सब कुछ डील कर रहा होता है, वही बंदे को उठाकर मार रहा होता है। वो तफ्तीश पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए, किसी और अदारे के पास, ये ऐसा क्यों एफआईए है? के पास है, बिल्कुल आप एफआईए को जो है वो रब्ता कर सकते हैं और एफआईए में दरखास्त देनी पड़ती है। हम्म। अब इसको एफआईए डील कर रही है। अच्छा, हाँ, ये किया बिल्कुल जा ये सकता पुलिस है। के खिलाफ जो है अब एफआईए जो है ना उनको वो डील करेंगी। ठीक है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन इदारा है, तो एजेंसी है, तो वो उसको डील करती है। बाकी इसमें न्याय साहब, मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि मुंशियात के केसेस में मैंने इसको बड़े करीब से देखा है, मेरे पास काफ़ी केसेस हैं, मैं इसको डील कर रहा हूँ। 9C का पर्चा जो है, अगर एक बंदे के ऊपर एक पर्चा हुआ, ठीक है, हो सकता है उसने खुद पीने के लिए रखी हो अपने पास, हम्म। पुलिस ने उस पे ज़्यादती की, उस पे पर्चा दे दिया, पहले 9B का दिया या 9A का दिया, ठीक है। उसको रिकॉर्ड याफ्ता बना रहे हैं। फिर उसके ऊपर 9C का पर्चे दे दिए, हम्म। ठीक है, और जो उस पे रिकवरी है वो भी खुद से फेक रिकवरी डाल के। बिल्कुल। तो यही चीज़ें जो है फिर हम कोर्ट में प्रूव करते हैं। अब जो एफआईआर थाने में बैठ के लिखी जा रही है, थाने में बैठ के एफआईआर दी है, ऐसा वक़ूआ हुआ ही नहीं। हम्म। और एक बात जो है वो आपको वाज़ह कर दूँ, नैज़ी साहब, आप यकीन से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जितनी भी मुंशियात की एफआईआर्स देखें, वो सारी की स्टोरी सेम है। यस, ठीक है। कोई पुरानी चली आ वो रही है, मेरे, किसी हाँ, एक ने लिखी मैं थी, वो जी वो उधर से आया, कॉपी की, ठीक है, पुलिस को देख के वापस मुड़ने लगा। वही मोमी बाप लिफाफा। दाद मराइयाँ हमने काबू किया, हम्म। उसके दाएँ हाथ में नीले रंग का शापर जो है वो ना, वज़न करने पर इतनी मकदार निकली। हम्म। अगर जनाब के पास टाइम है तो यस मैं यस। इसमें जो है आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। हम्म। हुआ इस तरह था कि अब्दुल कदीर भट्ट साहब जज थे यहाँ पे, ठीक है। वो बहुत अच्छे जज थे, बड़े काबिल जज थे। मैं तब लाहौर से नया-नया आया हुआ था, न्यू कमर था। मैं इसी तरह कोर्ट में पेश हुआ। मैंने अब्दुल कदीर भट्ट साहब से कहा कि सर, जनाब अगर इजाज़त दें तो मैं एफआईआर पढ़ूँ। जो तरीक़ाकार है, जी हाँ। आर्गुमेंट्स बेल में पहले यस हम यस। एफआईआर पढ़ते हैं। हम्म। तो जज साहब ने मुझे कहा कि वकील साहब, आपको लतीफ़ा आता है, आले वाला ख़त? हम्म। मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं आता। ख़ैर एक लंबी स्टोरी है वो। ठीक है। मुझे उन्होंने कहा जी जब आप वो लतीफ़ा सुनाएँगे तो फिर आपकी बहस सुनूँगा। मैं आ गया बाहर, काफ़ी बंदों से पूछा, ये मुझे उसका आले जवाब ना, वाला। आले वाला ख़त क्या लतीफ़ा है, मुझे उसका जवाब ना मिला। टाइम कोर्ट का गुज़र रहा था। आखिर में मेरे ज़हन में आया कि मैं अपने वालिद साहब को कॉल करता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैंने जनाब अपने वालिद साहब को कॉल की। वालिद साहब मुस्कुराए और उन्होंने मुझे इस आले वाले ख़त का जो है ना वो मतलब मफ़हूम समझाया। हम्म। तो वो मकसद यही था कि ये किसी गाँव में एक मुंशी साहब थे। उनके पास जो है वो मुंशी पढ़ा लिखा बंदा तब कहलाता था। वो आला होता था, एक दीवार के अंदर कोई उसके अंदर चीज़ें हम्म। महफूज़ की जाती थी। उसके अंदर उन्होंने एक वो ख़त रखा हुआ था अपना। तो वो जनाब मुंशी साहब के घर कोई मेहमान आना, किसी बंदे ने आना, उन्होंने आले वाला ख़त निकालना, ऐनक लगा के तो ऐसे पढ़ने लग पड़ना, तो लोगों ने कहना जी बड़े काबिल ने, बड़े पढ़े लिखे ने, हम्म। पढ़ रहे हैं। वो जनाब हुआ ये कि एक दिन वाक़ई किसी के घर असली का ख़त आ गया, तो वो लेके मुंशी साहब के पास गए। उन्होंने कहा जी ये ख़त तो हमारा जो है ना, उन्होंने कहा जी मैं तो आले वाला ख़त पढ़ना, ये तो मैनू आंदा ही नहीं, ठीक है। मैंने तो सिर्फ आले वाला ही पढ़ना होना मैं। हम्म। तो ये आले वाला ख़त से मुराद थी कि ये जो एफआईआर हैं ये सारी आले वाला ख़त है, ठीक है। एक ही एफआईआर एक है। जज ने ये कहा। ये जज साहब ने तो मुझे लतीफ़े का बताया हाँ ना कि ठीक भई है। ये काले वाला ख़त आपको हाँ लतीफ़ा ठीक आता है। है। वो जब बुज़ुर्गों से मैंने अपने वालिद साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे, मैंने फिर कोर्ट में गया हूँ। हम्म। मैंने कोर्ट में जाके मैंने कहा जी, फिर मैंने ये नहीं कहा कि एफआईआर पढ़ूँ। फिर मैं कोर्ट में पेश होकर मैंने कहा जनाब आले वाला ख़त पढ़ना शुरू करूँ? हम्म। तो वो जनाब उसके बाद फिर आर्गुमेंट स्टार्ट हुए, ठीक है। तो रिलीफ़ मिला फिर उसमें अच्छा सर, कोर्ट में। हमने देखा कि अब भी ज़िला गुजरात में ऐसे जजेस मौजूद हैं, जबकि माजी में पुलिस की मदईयत में दर्ज एफआईआर को बेशतर जजेस तो शायद उनका माइंड होता है या वो समझते हैं कि ये बोगस होती है, वो वैसे उड़ा देते हैं। मोस्टली जजेस जो है वो सेम डे देखते हैं, एफआईआर को पढ़ के उनको आइडिया हो जाता है, तो हम्म। सेम डे वो डिस्चार्ज भी उस पे कर देते हैं वो। ठीक है। हाँ, डिस्चार्ज पे अगर मेरिट पे बात हो हम्म। तो एरिया मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो उसको डिस्चार्ज कर देते हैं सेम डे। सर आखिरी सवाल की, देखा गया कि नौजवान वकला जो है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता जी है, जी। तो उनको अमार टीपू साहब आप क्या मशवरा देंगे, क्या करें वो? मैं देखें जी यही कहता हूँ कि जो बंदा मेहनत करता है वही कामयाब होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बगैर मेहनत के जो है वो इस स्टेज हम्म। पे पहुँचा हूँ। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिज़ी लॉयर हूँ। और मेरा यंग लॉयर्स को, दोस्तों को, भाइयों को, सबको, मेरे भाई हैं, मेरे कोलीग्स हैं, सबको यही मशवरा है कि जो वकालत करना चाहते हैं वो सारा फोकस वकालत पे रखें। हम्म। कोई साइड बिजनेस नहीं, कोई किसी किस्म का नहीं।
आप पैसे के पीछे ना जाएं। मौला अली सरकार फरमाते हैं कि भाई रिज़्क आपको ऐसे तलाश करता है जैसे मौत। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा बिलीव है कि रिज़्क हमें खुद तलाश कर, बिल्कुल हम ठीक। रिज़्क के पीछे नहीं भागेंगे। आप रिज़्क के पीछे ना भागें, आप पैसे की लालच ना करें। कोई गरीब बंदा भी आ जाता है उसकी भी दाद-रसी करें, उस वो आपको दुआएँ देगा। बिल्कुल ठीक। आप फ़ोकस ये रखें। हाँ, सबसे अच्छा मशवरा उनको ये है कि आप कोई प्रोफ़ेशनल ऑफ़िस जॉइन करें, चैम्बर। बिल्कुल ठीक। आपका चैम्बर जिसको आप जॉइन करते हैं वो होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ काम हो रहा है। सियासी चैम्बर्स में वकला साहबान जाते हैं, मैं खुद जाता रहा हूँ। शुरू में मैं ऐसे चैम्बर्स में गया हूँ जिधर सियासत ही थी। ठीक है। वहाँ पे हमने सिर्फ इलेक्शंस ही लड़े हैं। ठीक है। 2-4 साल शुरू में नारे ही मारे हैं, इलेक्शन ही लड़े हैं ना। ठीक है। तो लेकिन जब प्रैक्टिस का बाकायदा जो हमने आगाज़ किया तब पता लगा कि हमने टाइम वेस्ट किया। आप टाइम ना वेस्ट करें, आप फ़ोकस रखें सिर्फ वकालत पर और नेक नीति के साथ, दयानतदारी के साथ वकालत करें और ये इसको इबादत समझ के करें। मैं इस वकालत को इबादत समझ के करता हूँ। आप अगर किसी बंदे को बेगुनाह को कैद से रिहा करवाते हैं तो इससे बड़ी इबादत, बिल्कुल ठीक। ये इबादत है किसी बंदे को कैद से रिहा करवाना। तो आप इसको इबादत समझ कर करें और मेहनत करें और अल्लाह आपको कामयाब करे। जी नाज़रीन, बिलाशुबा सईद अमार खैदर टीपू शाह एडवोकेट नौजवान वकील जिन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा सवालात के जवाब दिए और बताया। ख़ास तौर पर इनका कहना था कि जो नौजवान वकला हैं वो प्रोफेशन होकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो मंजिल है उनके कदम भी चूमेगी। ITN से मैं हूँ आकाश न्याज़।